स्वस्तिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आप सभी ने जो है वो बहुत सारे वीडियोस जो पहले अपलोड किए हुए हैं वो आपने देखे होंगे और उन वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ टॉपिक को समझने का व्यवधान भी आए होंगे। उस टॉपिक में से क्या प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट्स भी रहे। तो उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर सारे प्रश्न नोट डाउन हैं, उनको अपन सोल्व करेंगे आज। कोरोना की इस भयंकर काल में हम जो हैं वो घर पर ही बैठे और हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को भी सुदृढ़ करें। इसके लिए स्वस्तिक एजुकेशन आप सभी के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि मैं 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको। विज्ञान का एक परिचय बता दिया है मैंने आपको, कोशिका बताया है और पाचन तंत्र बताया है। तो उसी से संबंधित जो हैं वो कुछ प्रश्न आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ। तो देखते हैं उन्हीं प्रश्नों को और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पर कि जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक बताना है हमको। जीव विज्ञान के अगर जनक की बात करते हैं साहब, तो जीव विज्ञान ये विज्ञान की एक शाखा है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि विज्ञान की कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक शाखा जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, बायोज लोगस। ये बायोज का अर्थ होता है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसको अपन जीव विज्ञान कह रहे हैं, उसको लेकर क्या केरोलस आए थे? नहीं। रॉबर्ट हुक? नहीं। हाँ, इसके लिए आए थे अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अरस्तु, कि भाई अरस्तु ने जो है वो जीव विज्ञान की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु के लिए अपने एक बात और, प्राणी विज्ञान जूलॉजी के भी जनक जो हैं वो अरस्तु ही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? प्रणाली देखिए साहब, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? वर्गीकरण की हमको पता है कि 2 प्रणालियां विकसित हुई थी, एक द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली और एक पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली। द्विजगत जिसमें संपूर्ण जीव जगत को 2 उपजगतों में बांट दिया था, और पंचजगत जिसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 उपजगतों में बांट दिया गया था। उसी के आगे बढ़ते हुए हमने बताया क्या कि द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये क्या हुआ साहब, इसमें हुआ आर.एच. व्हिटेकर नहीं है, कैरोलस लिनियस नहीं है, कैमिलो गोल्जी नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन। तो साहब इसमें द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली के लिए पूछा गया है और वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको अपन कहते हैं सिस्टेमा नेचुरी। ये भाग है जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक का। उस जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के अंतर्गत जो है वो कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली के बांट दिया था, संपूर्ण जीव जगत को 2 उपजगतों में बांट दिया था। अगर हम बात करें और आगे की, तो पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? आप ये प्रश्न को देखते हुए आप ये इस प्रश्नोत्तरी के वीडियो को देखें तो आपको इस प्रश्न के ऑप्शंस जितने भी उत्तर दिख रहे हैं उन उत्तरों में से सही उत्तर के अलावा जो गलत उत्तर हैं वहाँ से भी आपके एक प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा देखें आप। पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? यहाँ पर द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली पूछी गई है और यहाँ पर पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में हमसे पूछा गया है। अगर पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हमको नाम लेना होगा आर.एच. व्हिटेकर का, कि भाई आर.एच. व्हिटेकर ने जो है वो पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करी जिसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 उपजगतों में बांट दिया गया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इस प्रकार से 5 उपजगतों में बांट दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। उसके बाद अगर बात करें कैरोलस लिनियस की, तो वो द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली वाला है, और अरस्तु जिसको अपन ने जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक कह दिया था। उसके बाद अरस्तु के निष्कर्षों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं। प्रश्न आता है नंबर 4 का कि अरस्तु के निष्कर्षों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं। उनके निष्कर्ष का समर्थन किसने किया था? निष्कर्ष कि भाई उन्होंने जो जो अध्ययन किए थे उन अध्ययनों से जो निष्कर्ष पर वो पहुंचे, और उनके निष्कर्षों पर काफ़ी वाद विवाद चल रहा था। उनके वाद विवाद में उनके निष्कर्षों पर समर्थन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क भी थे। ट्रेविनेरस भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, कि भाई अरस्तु के उन निष्कर्षों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं लेमार्क व ट्रेविनेरस। तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है।
कारण कि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, इसलिए इसका वानस्पतिक नाम पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम के लिए पूछे अपन सबसे पहले तो टेकामुला अंडुलेटा। ये जो टेकामुला अंडुलेटा है वो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम नहीं है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्रायोटिस नेग्रिसेप्स अलग अलग गजेला चिंकारा का वानस्पतिक नाम है। टेकामुला अंडुलेटा रोहिडा का वानस्पतिक नाम है और क्रायोटिस नेग्रिसेप्स गोडावन का। आप इससे ये भी देख सकते हैं टेकामुला अंडुलेटा, ये टेकामुला अंडुलेटा जो है वो अपने राज्य पुष्प रोहिडा का वानस्पतिक नाम है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडावन का वानस्पतिक नाम है और गजेला जो है वो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगर बात करें सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम की बात करें, बाकी कोशिका का अध्ययन तो सभी लोगों ने किया है। इसके बाद में कोशिका की खोज सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन नहीं, ये केंद्रक की खोज का श्रेय देते हैं इनको। कैमिलो गोल्जी नहीं, ये कैमिलो गोल्जी काय की खोज का श्रेय मिलता है। अल्टमान को भी नहीं, क्योंकि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से खोजा था। और रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रश्न नंबर 7 की, अगर इन प्रश्नों के अलावा भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, उसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट्स में या अगले वीडियो में जैसा भी उचित हो पाता है दे पाएंगे हम। जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, प्रश्न सुनिएगा साहब, सबसे बड़ी कोशिका, नीचे वाले ऑप्शंस में से हमको चुनना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, कहाँ, जंतुओं में जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग, एमू, अजगर और मोर, ये सारे जो है वो जीव हैं। शुतुरमुर्ग भी पक्षी है, एमू भी पक्षी है, मोर भी पक्षी है और अजगर एक रेप्टाइल यानी कि सरीसृप प्रजाति का जानवर है। अगर शुतुरमुर्ग और एमू ये दोनों बड़े बड़े पक्षी हैं, मोर भी एक बड़ा पक्षी के रूप में देखा जा सकता है, परंतु अगर अंडे की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये 180 mm के आसपास की होती है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसी के साथ ही अगर दूसरा पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका तो वो माइकोप्लाज्मा है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी कोशिका तो वो तंत्रिका कोशिका होगी। बढ़ते अपन आगे, 8 क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका कला का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? कोशिका कला के लिए काफ़ी अध्ययन चला, उस अध्ययनों में कोशिका का तरल मोजेक मॉडल फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तरल मोजेक मॉडल डेनियली व डेविडसन नहीं, क्योंकि डेनियली व डेविडसन को श्रेय मिला है रेखांशित मॉडल को प्रस्तुत करने का, उन्होंने रेखांशित मॉडल को प्रस्तुत किया था। रॉबर्टसन भी नहीं है, क्रेमर व नेगिली भी नहीं है, इसका सही उत्तर होता है सिंगर व निकोलसन। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है कि कोशिका कला के तरल मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था सिंगर व निकोलसन ने। बढ़ते अपन आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? प्रश्न को सुनना, समझना और शांति से उसको पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ किसने खोजा या किसने अध्ययन किया नहीं पूछा गया, सबसे पहले किसने देखा, सिर्फ देखा किसने उसी की बात करी गई है। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया, बिल्कुल सही बात है। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से खोजा था, परंतु कोलिकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कोलिकर। बढ़ते अपन आगे, कोशिका का शक्ति ग्रह है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली बार हमने जब 6ठी कक्षा में कोशिका पढ़ा तो उस समय पहला ही प्रश्न हमने जो रटा था वो था कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। हम सभी को याद होगा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया कौन सी होती है, कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कोशिकीय श्वसन करना, और कोशिकीय श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और उस ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, एटीपी बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है साहब, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है हरित लवक, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम।
बात करें गोल्जी काय की, तो गोल्जी काय को पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। राइबोसोम पादप कोशिकाओं में ये काम नहीं करेगा, लाइसोसोम भी नहीं करेगा, तो सीधे से उसका उत्तर होता है हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है जो कि पादपों में होता है, और पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी अर्थात स्वयं का पोषण खुद करने वाले, और ऐसे पादपों में हरित लवक के कारण वो प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद अगर बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना, बहुत ही अच्छा शब्द है, प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना, जैसा दिख रहा है ऐसा परीक्षा में आ भी चुका है एक बार कि प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना कौन सा कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण एकमात्र कोशिकांग जिसके पास प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो है राइबोसोम, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होता है राइबोसोम। लाइसोसोम के पास कोशिकीय पाचन का काम है। डिक्टियोसोम जिसे हम गोल्जी काय भी कहते हैं, कोशिकीय स्त्राव से संबंधित है। सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन में तारककाय विभाजन, तारककाय सेंट्रोसोम हिंदी का शब्द होता है उसका तारककाय। तो कुल मिला के राइबोसोम जो है वो इसका सही उत्तर है, राइबोसोम जिसके पास प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। दूसरा आता है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। आप देखिएगा साहब, जब हमने कोशिका की खोज की बात करी थी तो साहब उसमें सबसे पहले ऑप्शन आया था रॉबर्ट ब्राउन। हमेशा अधिकतर ऐसा होता है, मैं हमेशा नहीं बोल पाऊंगा, अधिकतर ऐसा होता है जिसमें पहला ऑप्शन ए जो होता है वो अधिकतर सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है वो दिग्भ्रमित करने के लिए बनाया होता है। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन लिख दिया, जिसने रट के गया है वो आदमी रॉबर्ट ब्राउन पर एक बार टिक कर डालता है, उसको पढ़ता नहीं है। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं जब भी आप परीक्षा में बैठे हैं, चारों ही ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें बिल्कुल शांति से। प्रश्न पूरे नहीं हो पाए कोई बात नहीं, परंतु जितने हो पाए सारे सही हो उसकी अपन देखेंगे। केंद्रक की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक, जो कि गलत है। रॉबर्ट हुक जिसने कोशिका की खोज करी थी। कैमिलो गोल्जी जिसने गोल्जी काय की खोज करी थी। रामनारायण का यहाँ कोई मतलब नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर, रॉबर्ट ब्राउन जिसने केंद्रक की खोज करी। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम जिसके पास कार्य है कोशिकीय पाचन का। कोशिकीय पाचन यानी कि जीवाणु और विषाणु जितने भी अंदर शरीर में गुजरे हैं उसके अंदर कोई भी अपचित पदार्थ है उसको ग्रहण करना, उसको खत्म करना। लाइसोसोम की खोज के पूछा गया है यहाँ पर। बेंडा ये माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। अल्टमान ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से। गार्नियर का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए क्रिश्चियन डी डवे जिसने लाइसोसोम की खोज करी। आप सभी जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी तक हमने जो है वो 14 प्रश्नों को देख रखा है। उसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर कि हम क्या पूछना चाह रहा है ये 15वां क्वेश्चन। तो देखिए साहब क्या लिखा हुआ है कि किस कोशिकांग के आधार पर जंतु व पादप कोशिका में विभेद किया जा सकता है। हमको वो कोशिकांग बताना है जिससे हम ये पता लगा लें कि ये कोशिका पादप कोशिका है और ये कोशिका जंतु कोशिका है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम वो कोशिकांग नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों ही तरफ डिक्टियोसोम, ये गोल्जी काय का ही दूसरा नाम है। राइबोसोम नहीं, राइबोसोम भी पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं दोनों मिलता है, तो बिल्कुल सही है उत्तर इसका सेंट्रोसोम। तारककाय कोशिका पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तारककाय कोशिका विभाजन करता है और कोशिका विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गुणसूत्रों का विभक्तीकरण करता है, परंतु ये केवल होता है जंतु कोशिकाओं में। तो सेंट्रोसोम जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं, क्योंकि कोशिका विभाजन पादप कोशिकाओं में कोशिका पट के द्वारा होता है। और हमारी अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में ये कोशिका खांच के द्वारा होता है और कोशिका खांच के निर्माण में सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद बढ़ते हैं, निम्न में से एक कोशिका नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सी टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से एक कोशिका नहीं है, एक कोशिका है या नहीं ये हमको पता करना है। तो सबसे पहला युग्मनज, बी अंडा, सी भ्रूण और डी माइकोप्लाज्मा। निम्न में से कोशिका नहीं है तो हमको नहीं पता करना है। तो निम्न में से नहीं है युग्मनज। युग्मनज कब बनता है? जाइगोट ये शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जो हमको एक द्विगुणित कोशिका प्राप्त होती है, उस द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहते हैं। ये
हमारे जीवन की उत्पत्ति की वो पहली कोशिका है, हमारे शरीर की उत्पत्ति की वो पहली कोशिका है जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। उस कोशिका को युग्मनज या जायगोट कहा जाता है और उस जायगोट का निर्माण होता है दो अगुणित कोशिकाओं के संयुग्मन से। उस संयुग्मन की क्रिया को कहते हैं निषेचन, और ये जो निषेचन है उसके कारण उत्पन्न हुई कोशिका है युग्मनज। तो युग्मनज एक कोशिका है, बिल्कुल सही बात है। और वही बात अंडा, अंडा भी एक युग्मनज है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक कोशिका हो जाएगी। इतनी बात सही है। माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। इसका मतलब कि ए, बी और डी एक कोशिका है। कोशिका कौन नहीं है, तो भ्रूण एक कोशिका नहीं है, वो उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भ्रूण जो है वो युग्मनज का परिवर्धित रूप है। युग्मनज ने अपनी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाकर एक अलग ही संरचना का जन्म दिया है, उस संरचना को अपन भ्रूण कह रहे हैं। तो भ्रूण एक कोशिका नहीं है, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। निम्न में कोशिका नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा साहब आप, हमसे नहीं पूछा गया है तो नहीं कौन, भ्रूण नहीं है साहब। बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखें आप। कोशिका की आत्मघाती थैली किस कोशिकांग का उपनाम है? किस कोशिकांग का उपनाम है आत्मघाती थैली? द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बात करी थी मैंने लाइसोसोम की, बताया था कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के थैलीनुमा संरचना है। उस थैलीनुमा संरचना में होते हैं पाचक एंजाइम, और ये पाचक एंजाइम कोशिका में पाचन की क्रिया का नियंत्रण करते हैं, पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं। परंतु पाचन क्रिया करते हुए भी इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोशिका में किसी घटना से टूट-फूट हो जाती है या उस कोशिका में कोई विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, जब कोशिका अपना पोषण पूरा नहीं कर पा रही है, ऐसी स्थिति में ये लाइसोसोम फट जाता है। इसके फटने से इसके अंदर भरा हुआ पाचक एंजाइम पूरे कोशिका में फैल जाता है, जिसके कारण स्वयं की कोशिका का वो नाश कर देता है। स्वयं की कोशिका का नाश करने के कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो हमको ढूंढना है लाइसोसोम, और बी में दिख रहा है वो लाइसोसोम यहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। उसके बाद अगर बात करें तारक काय की खोज किसने की? तारक काय कोशिकांग है। तारक काय की खोज करने का श्रेय जाता है टी बोवेरी को। पहला ही उत्तर इसका सही है, टी बोवेरी। कैमेली गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज करी। स्लेडन व श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर होता है टी बोवेरी। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 हमसे कहता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में हमें बताया है दो एंजाइम मिलेंगे, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम जो है उनमें से एक नाम को हमने ढूंढना है। ट्रिप्सिन नहीं होगा क्योंकि ये अग्नाशय का एंजाइम है। रेनिन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा क्योंकि रेनिन और पेप्सिन दोनों ही आमाशय के एंजाइम है। टाइलिन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। टाइलिन लार में उपस्थित एंजाइम होता है टाइलिन। मुख में लार द्वारा पाचन होता है। मुख में लार के द्वारा, आपको बताया होगा जब टाइलिन बताया था मैंने एंजाइम, तो टाइलिन के लिए कहा था कि यह एंजाइम मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये मांड का पाचन करता है और मांड को बोलते हैं हम स्टार्च, इसलिए इसका सही उत्तर है स्टार्च। कि मुख में लार के द्वारा पाचन होता है तो किसका होता है? स्टार्च का हो जाता है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आसान था, अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे ऐसा मैं मानता हूं। पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण होता है, कहाँ होता है? ये हमसे मुख्य तो पूछ रहा है कि पित्तरस कहाँ बनेगा। हम जो हैं वो पित्ताशय की ओर आकर्षित हो जा सकते हैं, परंतु पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण नहीं होता है, केवल पित्ताशय में पित्तरस का संग्रहण होता है। इसलिए वो उत्तर बिल्कुल गलत होगा। अग्नाशय में हो नहीं सकता, आमाशय में नहीं है। इसका सही उत्तर है यकृत। पित्तरस का प्रश्न सुनिएगा साहब। पित्तरस का निर्माण यकृत में, पित्तरस का संग्रहण पित्ताशय में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है ये पूछा गया है हमसे, इसलिए इसका सही उत्तर होता है यकृत। उसके बाद बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 22 की ओर। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है। सर्वाधिक अवशोषण या फिर पूरा ही अवशोषण कहाँ हो जाता है वो हमसे पूछा गया है। और मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? यकृत नहीं, आमाशय नहीं, छोटी आंत बिल्कुल सही उत्तर है इसका। छोटी आंत में भोजन के सभी आवश्यक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो अपचित पदार्थ होता है उसको बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। बड़ी आंत में उस अपचित पदार्थ में से आवश्यक जल और
खनिज का अवशोषण होता है। इसका मतलब कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में। बढ़ते अपन आगे। ये सारे ही क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं वो कभी न कभी किसी परीक्षा में दिए गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप इस सीरीज को देखें, उसका पूरा फायदा उठाएं। और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी बैठ रहा है इन 3 टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका उत्तर आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में, हमको वो भाग बताना है आहार नाल का जहां अग्नाशय नली जुड़ी रहती है। अग्नाशय नली जुड़ी रहती है। आपको जब मैंने बताया होगा, पाचन तंत्र वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया है कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक यू आकार की नली होती है जिसको कहते हैं ग्रहणी, और उस ग्रहणी के साथ पित्त रस के लिए पित्त नली और अग्नाशय नली जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा इसका बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन होगा सही, ग्रहणी। ग्रहणी में जो है वो अग्नाशय के द्वारा पाचक एंजाइम छोड़े जाते हैं, वहां पर स्रावित किए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, प्रश्न नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है वो बताया गया है। पाचक एंजाइम में सबसे पहली बात आती है रेनिन। रेनिन आमाशय से स्रावित होता है। दूध के कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में बदलता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, परंतु ये होता है लैंगरहंस द्वीप कोशिकाओं से, और ये इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में, मानव रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये इसका काम है, और ये पाचन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, इंसुलिन के निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इंसुलिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। लाइपेज जो होता है वो अग्नाशय का एंजाइम है जो कि मांड को घुलनशील शर्करा में और बदलता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है, और मैंने बहुत बार बताया है वीडियो में, वो भाग है आमाशय, और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आहार नाल के कौन से भाग में अम्ल का स्त्रवण होता है? प्रश्न को सुनिएगा साथ, कौन से भाग में अम्ल का स्त्रवण होता है? ये अम्ल जो होता है वो विभिन्न घटकों को अपने मूल घटकों से छोटे घटकों में काटने का कार्य करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की जटिल अवस्था को सरल अवस्था में बदलने का कार्य कर सकता है। अगर सरल अवस्था में बदलने का कार्य कर सकता है तो वो कहाँ हो सकता है? वो हो सकता है आमाशय में। आमाशय में हमको पता है कि यहाँ पर HCl अम्ल का स्त्रवण होता है, और ये जो HCl अम्ल है ये भोजन के जटिल लवणों को छोटे छोटे सरल लवणों में बांट देता है। ग्रहणी और मुख और गुदा में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अग्नाशय में उत्पन्न एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन बिल्कुल सही, एमाइलेज बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, कि ये भाई लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों ही एंजाइम जो हैं वो अग्नाशय के हैं। आपको एंजाइम्स में बता चुका हूँ, सूची पूरी तैयार होगी आपके पास भी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा आप। कि पाचन तंत्र में हमारे एंजाइम, मुख में लार होती है और लार में 2 एंजाइम बताए थे, टाइलिन, लाइसोजाइम। आमाशय में 3 एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। अग्नाशय में 3 एंजाइम, ट्रेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। आंत में 4 एंजाइम, इरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये सूची हम तैयार कर चुके हैं। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज जो है वो मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है। बात करी पित्तरस में, पित्तरस में उपस्थित वर्णक कौन कौन से हैं? बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। 2 वर्णक, ये 2 वर्णक दोनों ही होते हैं पित्तरस में, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, ए व बी दोनों। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन वर्णकों के बारे में कहते हैं कि साहब ये जो वर्णक अगर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो शरीर पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में स्टार्च के अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब पाचन क्रिया होती है तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद, यानी कि स्टार्च एक जटिल लवण है, उसका सरलतम उत्पाद क्या होता है? तो वो उसका उत्तर होता है ग्लूकोज।
हम जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलकर काम में लेते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम आज का। निम्न में से अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग अर्थात ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों के शरीर में कार्यरत थे, परंतु हमारे शरीर में उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है, पर हमारे शरीर के अंदर वो अंग आज भी उपस्थित है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा कौन है? आमाशय। आमाशय तो हमारे शरीर में दिख रहा है, आज भी दिख रहा है और काम भी कर रहा है। बड़ी आंत भी काम करती है। गुदा, तो यहाँ पर उत्तर होता है परिशेषिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में होती है। आपने बहुत बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने का मतलब होता है अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल देना, फिर भी इंसान जीवित रहता है। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर में उस अंग का कोई कार्य अब नहीं बचा है। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों में, जो हमारे पूर्वज थे वो घास पत्ती खाते थे, सेल्यूलोज खाते थे, उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए काम में आती है। और हम जो हैं वो घास पत्ती यानी कि सेल्यूलोज खाना बंद कर चुके हैं, इसलिए हमारे शरीर में ये केवल एक अवशेषी अंग के रूप में है। इसको कहते हैं परिशेषिका या अपेंडिक्स। तो आज की प्रश्नोत्तरी काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आपको जो है वो विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हमने बताया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक उसको शेयर करें। आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से हम आपको नए से नए टॉपिक को आपको यूट्यूब पर परोस पाएंगे। तो यूट्यूब में आने के लिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।